नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज इस शो में हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की, जिसकी सुगबुगाहट अब कुछ कुछ सुनाई देने लगी है। विपक्ष और सरकार दोनों ही एक्टिव मोड में आ गए हैं। विपक्ष ने अपना कुनबा जोड़ना क्या शुरू किया, सरकार भी एक्शन मोड में आ गई। कांग्रेस ने 26 पार्टियों से हाथ मिलाया तो बीजेपी एक कदम आगे ही निकली। उसने भी ऐलान कर दिया कि मंगलवार को बीजेपी अपने 38 सहयोगी दलों के साथ मीटिंग करेगी। इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बीजेपी अब अपने पुराने सहयोगियों को एक बार फिर याद कर रही है। बीजेपी का दामन छोड़कर जो भी गया था वो अब एक बार फिर एनडीए में वापस आ रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता के वेणुगोपाल का कहना है कि बीजेपी विपक्ष की ताकत से डर गई है और इस वजह से उन सहयोगियों के पास लौट रही है जिनका नाम तक पिछले 4 साल में बीजेपी नेता और पीएम मोदी ने नहीं लिया था। वैसे इस बार कहीं समीकरण बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं तो कहीं बीजेपी के खिलाफ। हाल में ही बीजेपी कर्नाटक और हिमाचल का चुनाव हार गई, लेकिन जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में वोटर अलग तरीके से वोट करते हैं। बीजेपी अपने कितने भी सहयोगी इकट्ठा कर ले, लेकिन चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई चेहरे पर ही लड़ा जाता है और ये बात बीजेपी के सहयोगी भी अच्छी तरह से जानते हैं और विपक्षी पार्टियां भी। विपक्षी पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी की साफ सुथरी छवि और विकास और राष्ट्रवाद का मंत्र। अब बात करते हैं एनडीए के सहयोगियों की। तो इस बार महाराष्ट्र में तो तस्वीर बिल्कुल जुदा है। इस बार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बीजेपी के नए सहयोगियों की तरह से उभरे हैं। जानकार मानते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और शिंदे और अजीत पवार को लोकसभा की कम सीटें ही ऑफर की जाएंगी। इस बात की तस्दीक इस वजह से भी हो जाती है कि एक प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यू में महाराष्ट्र में बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट देखने वाले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए इस वजह से तैयार हुआ क्योंकि मुझे लोकसभा चुनाव सामने नजर आ रहा था और बीजेपी गेम में रहना चाहती थी। यानी कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से लोकसभा की सीटों को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बात जरूर की होगी। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को महाराष्ट्र से 23 सीटें मिली थीं। जाहिर है इस बार बीजेपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की मदद से इस आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश करेगी। बिहार में बीजेपी एक बार फिर चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़ रही है और सीटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ बात हुई है। चिराग पासवान चाहते हैं कि वो उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ें जो उनकी पार्टी ने 2019 की लोकसभा में जीती थी। चाचा पशुपति पारस पहले से ही बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी चाचा और भतीजे की सुलह कराने में जुटी हुई है ताकि बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। बीजेपी का प्रदर्शन बिहार में उतना बढ़िया नहीं रहा है जितना होना चाहिए। पिछली बार बीजेपी ने बिहार में लोकसभा की 17 सीटें जीती थीं। इस बार तो ये भी जीतना मुश्किल लग रहा है। इसी वजह से बीजेपी बिहार की छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। बात जीतन राम मांझी की पार्टी की हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की, बीजेपी इनको अपने पाले में लाने में सफल हुई है। दक्षिण भारत में भी बीजेपी ने नए सहयोगी ढूंढे हैं। आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी को छोड़ बीजेपी ने अब जनसेना पार्टी को एनडीए में मिलाया है। ये पार्टी तेलुगु हीरो पवन कल्याण की है और बीजेपी को लगता है कि अपनी इसी छवि की वजह से पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुछ सीटें जीत पाएंगे। आंध्र प्रदेश में सरकार चला रही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने किसी भी दल से गठबंधन करने के लिए ही मना कर दिया है। पार्टी के मुताबिक 2024 के चुनाव में जो भी गठबंधन सरकार बनाएगा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। ऐसे में बीजेपी ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को एनडीए सहयोगियों की बैठक में आने का न्योता ही नहीं दिया। अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टीडीपी के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन टीडीपी को एनडीए सहयोगियों की बैठक में न्योता न मिलना राजनीतिक पंडितों को जरूर हैरान कर रहा है। बीजेपी ने पिछली बार तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी। तेलंगाना में बीजेपी ने अच्छी पकड़ बनाई है और वहां सरकार चला रही बीआरएस पार्टी के बाद बीजेपी वहां नंबर 2 पार्टी है और उसने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कई जनसभाएं की हैं और यहां पर विकास की कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। अब बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार तेलंगाना में वो अपनी सीटों की गिनती बढ़ा पाएगी। अब सबसे दिलचस्प खेल तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है।
जहां पर तृणमूल कांग्रेस वर्सेस ऑल पार्टीज है। हाल में ही हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन ममता बनर्जी तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर भी बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती हैं। वो इसको अनहोली अलायंस कहती हैं। हालांकि बेंगलुरु में चल रही विपक्षी दलों की बैठक में ममता बनर्जी के साथ ही लेफ्ट की भी कई पार्टियां पहुंची हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इनमें सीटों का बंटवारा हो पाएगा? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल पर बहुत जोर लगाया था और 18 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने 5 साल में पश्चिम बंगाल में पार्टी स्तर पर काफी काम किया है और इस बार उसे उम्मीद है कि सीटों की संख्या ज्यादा हो पाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान 5 पार्टियों ने बीजेपी को समर्थन किया था और लोकसभा में भी उनका समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। ये पार्टियां पश्चिम बंगाल में रहने वाले गोरखा समाज पर अपना खासा असर रखती हैं। पश्चिम बंगाल में तो तस्वीर और ज्यादा साफ होगी जब यूपीए के बीच सीटों का बंटवारा होगा। वैसे तो ममता बनर्जी सीटों के मोलभाव में थोड़ा सख्त ही दिखती हैं। अगर कांग्रेस और लेफ्ट बनर्जी के साथ किसी नतीजे पर पहुंचती है तो इन दोनों पार्टियों को कम ही सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी ने कई पार्टियों के साथ सहयोग किया था और उसे नॉर्थ ईस्ट में काफी सफलता भी मिली थी। इस बार भी बीजेपी उन्हीं सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसमें नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल और मिजोरम की क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ तो बीजेपी की बात नहीं बन रही है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है, क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने इसके समर्थन में बयान दिया था। हालांकि इस बार पंजाब में बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर सिंह के तौर पर एक सहयोगी मिलेगा जो कई बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी पंजाब में राजनीतिक पकड़ भी है। बीजेपी कैप्टन की पार्टी के साथ पंजाब में गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। कैप्टन की पंजाब में अब भी अच्छी पकड़ है और हमेशा पंजाब में निराश होने वाली बीजेपी को कुछ सीटें वहां से मिलने की उम्मीद दिख रही है। तमिलनाडु में बीजेपी ने कई छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया है। बीजेपी की पुरानी सहयोगी रही AIADMK और बाकी पार्टियां इस बार भी उसी के साथ हैं। तमिलनाडु में भी लोकसभा की 39 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगियों को तमिलनाडु में बेहद नुकसान हुआ था। 2019 के चुनाव में एनडीए को तमिलनाडु से 39 में से केवल 1 सीट मिली थी। हालांकि इस बार उम्मीद है कि ये नंबर सुधरेगा। यूपी में राजभर दोबारा बीजेपी के पाले में लौट आए हैं। अपना दल भी एनडीए में शामिल है। यूपी में तो बीजेपी को लगता है कि वो अपना 2019 का इतिहास दोहराएगी और यही वजह है कि छोटी मोटी राजनीतिक घटनाओं को छोड़कर यूपी में बहुत ज्यादा उठापटक नजर नहीं आती। एनडीए पीएम मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन यूपीए की तरफ से साफ नहीं है कि पीएम पद का चेहरा कौन होगा। बेंगलुरु में चल रही बैठक से संकेत मिले हैं कि विपक्षी पार्टियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक कन्वेनर नियुक्त किया जाएगा। सोनिया गांधी या नीतीश कुमार को ये पद दिया जा सकता है। इसमें भी नीतीश कुमार की संभावना ज्यादा नजर आती है, क्योंकि सोनिया गांधी अपने स्वास्थ्य के चलते इतनी सक्रिय नहीं हो पाएंगी जितना नीतीश कुमार हो सकते हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार को यूपीए का कन्वेनर अगर बनाया जाता है तो एक तरफ से पीएम पद के लिए उनका चेहरा ही माना जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार को भले ही सुशासन बाबू कहा जाता हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो पीएम मोदी की छवि का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। इन राजनीतिक बैठकों के साथ लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। राष्ट्रीय पार्टियां अपने सहयोगियों की तलाश में लगी हैं और क्षेत्रीय पार्टियां ये गणित लगाने में लगी हैं कि किस गठबंधन में जीत की गारंटी ज्यादा है। तो फिलहाल इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।